अतीक अहमद पर अगर योगी ने टाइम पर एक्शन ना लिया होता तो शायद देश के खिलाफ एक और दाऊद खड़ा हो जाता। कैसे अतीक अहमद के सपने में भी दाऊद इब्राहिम आ रहा था और कैसे अतीक के इस सपने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दफन कर दिया। अतीक अहमद के दूसरे दाऊद बनने के डेंजरस प्लान को जांच एजेंसियों ने वक्त रहते डिकोड कर लिया। ये दो चेहरे, दाऊद इब्राहिम और अतीक अहमद। एक देश का सबसे बड़ा दुश्मन, दूसरा वो जो तैयारी कर चुका था दूसरा दाऊद इब्राहिम बनने की। कैसे अतीक दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर चल रहा था उसे इस तरह समझिए। जैसे दाऊद ने मुंबई से अपना अंडरवर्ल्ड का कारोबार फैलाया, वैसे ही अतीक मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदकर अपना बेस बनाना चाहता था। जैसे दाऊद ने अपने परिवार को अंडरवर्ल्ड में उतार दिया, वैसे ही अतीक ने पूरे परिवार के साथ अपराध की अपनी ब्रांच खोल रखी थी। जैसे दाऊद अपने नेटवर्क के जरिए वसूली और रंगदारी का काम करता था, वैसे ही अतीक भी वसूली और रंगदारी से करोड़ों रुपए बना रहा था। जैसे दाऊद नेतागिरी की दुनिया में गहरे कनेक्शन बना चुका था, वैसे ही अतीक के भी नेतागिरी में गहरे कनेक्शन है। यानी दाऊद और अतीक की तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे अतीक अहमद दूसरा दाऊद इब्राहिम बनने का प्लान कर चुका था। जिस मुंबई में दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का बेस है, वहां अतीक ने भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। एजेंसियों को अतीक अहमद का मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। अतीक अहमद अंधेरी वेस्ट के पॉश इलाके वर्सोवा में एक 5 स्टार होटल बनाना चाह रहा था, जिसका कंस्ट्रक्शन प्लान तैयार हो चुका था। एजेंसियों को पता चला है अतीक अहमद के मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके की एक प्रॉपर्टी के बारे में। दरअसल अतीक अहमद अंधेरी वेस्ट के इसी पॉश इलाके वर्सोवा में एक आलीशान होटल बनाना चाह रहा था, जिसका पूरा लेआउट प्लान भी टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद है। तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट की जमीन पर 9 मंजिला होटल बनाने का ये डिटेल्ड प्लान है, जिसमें कौन सी मंजिल पर कितने रेस्टोरेंट और कमरे होंगे, किस साइज या कितने स्क्वायर फीट के होंगे, इन तमाम जानकारी के साथ एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट की मदद से बनाया बाकायदा कंस्ट्रक्शन लेआउट प्लान है। सूत्रों का दावा है कि अतीक ने रेलवे के ठेकों और जमीन के कारोबार से अरबों रुपए कमाकर देश भर में बड़े बिल्डर के साथ रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा था। अतीक ने अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे कई शहरों में उसने होटलों में भी साझेदारी कर रखी थी। बहरहाल अकेले मुंबई के इस बेहद पौश इलाके में ही उसकी मिल्कियत और बेनामी संपत्तियां 1000 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही हैं, जिसके बारे में और भी जानकारी जांच एजेंसियां अब भी पता कर रही हैं। सिर्फ मुंबई में ही अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति 1000 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है, जिसका पता जांच एजेंसी निकालने में जुटी है। दाऊद से भी बड़ा डॉन बनने के लिए अतीक सिर्फ मुंबई में ही पैर नहीं फैला रहा था। सूत्रों का दावा यह कि अतीक ने रेलवे के ठेकों और जमीन के कारोबारों से अरबों रुपए कमाकर देश भर में बड़े बिल्डर्स के साथ रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा था। अतीक ने अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे कई शहरों में होटल्स में साझेदारी कर रखी थी। यानी अतीक अपना साम्राज्य दाऊद से भी बड़ा करने की पूरी प्लानिंग में आगे बढ़ चुका था। अतीक अहमद का काला साम्राज्य कितना बड़ा हो चुका था, यह जांच एजेंसियों की जांच में पता चल रहा है। अब तक अतीक और उसके गुर्गों की 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। ईडी ने 100 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों का खुलासा किया और अतीक के लगभग 50 शेल कंपनियों का पता चला। अतीक का यह पैसा दाऊद के गैंग की तरह रंगदारी और वसूली से बनाया गया और फिर इन्हें बेनामी प्रॉपर्टीज और शेल कंपनियों में लगाया गया। दाऊद की तरह अतीक के नाम पर जो रंगदारी हो रही थी, उसमें बिल्डर और बड़े व्यापारी हर महीने अतीक को लाखों रुपए पहुंचाते थे। इसी की जांच में अतीक अहमद के खजांची रहे सीताराम शुक्ल, सीए शबी अहमद, वकील खान सौलत हनीफ, फाइनेंसर खालिद जफर, बिल्डर संजीव अग्रवाल, कारोपी दीपक भार्गव, बिल्डर काली, उसके भाई मोहसिन और वदूद अहमद को पूछताछ के लिए बुलाया गया। दाऊद की तरह अतीक ने भी अपने पूरे परिवार को गुनाह की दुनिया में अपने साथ मिला लिया। जांच में पता चला कि अतीक एंड फैमिली के नाम 16 बेनामी संपत्ति हैं, बेनामी कंपनियां हैं।
इनमें से ज्यादातर कंपनियां रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ी हैं और लेन देन करोड़ों में। इन 16 कंपनियों में 3 कंपनियां अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम, 5 कंपनियां अतीक के रिश्तेदारों के नाम रजिस्टर्ड हैं। अतीक के नेटवर्क के बारे में जो बड़े खुलासे, उनसे साफ लग रहा है कि अगर टाइम पर योगी ने एक्शन नहीं लिया होता तो अतीक अहमद बहुत बड़ा खतरा बन जाता। लेकिन टाइम पर योगी ने एक्शन लेकर अतीक की सारी प्लानिंग को मिट्टी में मिला दिया और यूपी नहीं, देश को एक और दाऊद से बचा लिया गया। लखनऊ से गौरव के साथ मुंबई से राकेश त्रिवेदी, टाइम्स नाउ नव भारत। माफिया अतीक अहमद ने 5 ऐसे दोस्त बना लिए थे जो 5 दोस्त देश के 5 दुश्मन भी हैं, और इन्हीं दोस्तों के दम पर अतीक बाहर निकलने पर देख लेने की धमकियां दिया करता था। लेकिन मिट्टी में मिल चुके अतीक को रगड़ा जाना अभी बाकी है, क्योंकि उसके टेरर कनेक्शन की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। अतीक अहमद का योगी ने जो हाल किया वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन अभी तो आगे बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि माफिया अतीक सिर्फ प्रयागराज का एक माफिया भर नहीं था या फिर यूपी का एक माफिया ही नहीं था। अतीक ने जो अपना फ्यूचर प्लान बनाया था उसमें वो खुद को सिर्फ डॉन ही नहीं, सबसे बड़े डॉन के तौर पे देखता था। दाऊद से भी बड़ा बनना चाहता था अतीक। अतीक पर सनक सवार हो चुकी थी कि वो कैसे सिर्फ प्रयागराज, पूर्वांचल या यूपी के अपराध के कारोबार तक ही न रहे। अतीक अब ये प्लान बनाने लगा था कि कैसे वो इंटरनेशनल डॉन बन जाए, और उसकी इसी सनक ने उसे देश में दुश्मनों से मिला दिया। यूपी एटीएस की अतीक अहमद से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद ने नए दोस्त बना लिए थे। इसमें पहला नाम पाकिस्तान का आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा, दूसरा नाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, तीसरा नाम भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, चौथा नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील, पांचवा नाम अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के गुर्गे। इन्हीं दोस्तों के दम पर अतीक ये मान चुका था कि उसे अब दाऊद से बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता, और इसी हनक में वो बोल रहा था कि बाहर निकला तो सबको देख लूंगा। ये बयान छनकर आया कि अतीक ने कहा कि उन अधिकारियों को मैं देख लूंगा। क्या इस तरह की कोई धमकी देने की कोशिश जो है उन अधिकारियों को जो इस पूरे एनकाउंटर में शामिल रहे हुई है क्या? तो किसी की मति भ्रष्ट हो जाए तो उसमें क्या किया जा सकता है। इस तरह की बेवकूफ़ी करके आज ऐसी स्थिति आ गई है कि लगभग पूरा गैंग जेल में है, पूरा परिवार के जेल जाने की स्थिति है, और मुझे उम्मीद है कि ऊपर वाला उन्हें सुबुद्धि देगा और कानून के सामने समर्पण करेंगे और आगे से फिर इस तरह की कोई घटना नहीं करेंगे। जैसे दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के आतंकी संगठन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पालती है, वैसे ही अतीक को लगने लगा था कि अब दाऊद की गद्दी खाली होगी तो वो उस पर बैठेगा। अतीक ने अपना ये सपना पाकिस्तान से हथियार सप्लाई उठाकर पूरा करना शुरू कर दिया था। पूछताछ में अतीक अहमद ने यह कबूल किया कि वो पाकिस्तान से हथियार की सप्लाई लेता था। अतीक ने यह भी कबूल किया कि अहमदाबाद की जेल से उसने एक ISI एजेंट को फोन किया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट ड्रोन के जरिए उसके लिए हथियार भारत की सीमा के अंदर गिराते थे। अतीक का भाई अशरफ पाकिस्तान से लाए हथियारों की डिलीवरी करा लेता था और इन्हें किसी फार्म हाउस में लेकर जाता था। काफ़ी वेपन्स उस रूट से सप्लाई हुए हैं और ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अक्रॉस द बॉर्डर इन वेपन्स को स्मगल किया गया है। आजकल ड्रोन से इन वेपन्स की स्मगलिंग बहुत आसान हो गई है, क्योंकि उसमें कोई खतरा नहीं रहता। बड़ी आसानी से एक बहुत ही चीप ड्रोन 10-15 किलोमीटर दूर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर इन वेपन्स को ड्रॉप करके चुपचाप वापस चला आता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। तो ऐसे इस प्रकार के स्मगलर्स ने इस गैंग को वेपन सप्लाई किया है, ऐसी बातें प्रयागराज पुलिस की जानकारी में है। और ये कोशिश की जाएगी कि जो भी नेटवर्क है जो वेपन्स को सप्लायर रहा है उन सब तक पहुंचकर
उनको नेस्तनाबूद किया जाए। अतीक के बेटे अशद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर के वक्त उसके पास जो हथियार मिले जिनसे उन्होंने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की, वो हथियार भी रेयर हैं और उनके भी पाकिस्तान से ही आने की बात कही जा रही है। अतीक के भाई अशरफ ने पूछताछ में बताया कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। पुलिस ने जब अशरफ से पूछा कि हथियार तुम लोगों को कहां से मिले, इस पर अशरफ ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा कि अरे तुम लोगों से ज्यादा हथियार हमारी सरपरस्ती में हमने लोगों को दिए हैं। हम लोगों को हथियार की कभी कमी न थी और न है और न रहेगी। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। अतीक के बेटे और शूटर गुलाम को मार गिराने वाले एसटीएफ के डीजी अमिताभ यश ने टाइम्स नाउ नव भारत को बताया कि अतीक गैंग ने यूपी को विदेशी हथियारों का अड्डा बना दिया था। ये बात सही है कि अतीक के पास और इस गैंग के पास भारी संख्या में फॉरेन मेड वेपन्स हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और उन सभी को तलाशने की कोशिश जारी है। लेकिन इस कार्य को, जो इंट्रोगेशन का कार्य है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन का कार्य, वो प्रयागराज पुलिस कर रही है। डिटेल्स वो हमारे साथ शेयर करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उस पर कार्रवाई होगी। आतंकी संगठन और अपने डॉन दोस्त के दम पर ही अतीक सबसे बड़ा डॉन बनने का सपना देखने लगा था। इसलिए जरूरी हो गया था कि अतीक और उसके गैंग को मिट्टी में मिला दिया जाए। अतीक अहमद के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज करने की भी तैयारी हो रही है। यूपी एसटीएफ ने अतीक पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी के साथ यूपी पुलिस अतीक के उन दोस्तों की तलाश में है जो अतीक को हथियार सप्लाई कर रहे थे। पुलिस को उन हथियारों के ढेरों की तलाश है जिनके दम पर अतीक अपने खौफ का साम्राज्य चलाता था। सूत्र बताते हैं कि अतीक की माफियागिरी का नेटवर्क सिर्फ जमीन हड़पने, हत्या करवाने, किडनैपिंग जैसे तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो लगातार पाकिस्तान से अवैध हथियारों की सप्लाई भी लेता था और इसके लिए वो सीधे पाकिस्तान की आईएसआई और डी कंपनी का सहारा लेता था। इसके लिए पंजाब से ड्रोन के जरिए हथियार भारत में गिराए जाते थे और उसके बाद इनकी सप्लाई जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के कई हिस्सों में होती थी। अब यूपी एसटीएफ अतीक के इन हथियारों के नेटवर्क को तोड़ने की पूरी कोशिश में लगा है और उम्मीद है कि अतीक के हथियारों का जखीरा जल्द लोगों के सामने होगा। अंडरवर्ल्ड से अतीक की पहचान कोई नई बात नहीं। अतीक दाऊद की मदद करता रहा, डी कंपनी को रंगदारी के लिए लोग सप्लाई करता रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब अतीक को लगा कि वो भी दाऊद बन सकता है और यहीं से अतीक ने दाऊद जैसा नेटवर्क खड़ा करना शुरू कर दिया। अंडरवर्ल्ड से अतीक के रिश्ते दशकों पुराने। 20 साल से डी कंपनी के संपर्क में अतीक अहमद है। 26 साल से अबू सलेम गैंग को जानता था अतीक। अंडरवर्ल्ड से अतीक के रिश्तों की कहानी बहुत पुरानी। 2 दशकों से अतीक डी कंपनी के लिए काम कर रहा था। यहीं से अतीक को लग गया, जो काम दाऊद कर सकता है वो काम वो क्यों नहीं कर सकता। दाऊद के संपर्क में आने के बाद अतीक को एहसास हुआ कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वो न सिर्फ अपनी जगह बना सकता है, बल्कि दाऊद से बड़ा डॉन बन सकता है। दाऊद के संपर्क में आने के लिए अतीक ने अपने नेटवर्क को मुंबई तक फैला दिया। कहा जाता है कि दाऊद को मुंबई जब पैसों की उगाही के लिए नए लड़कों की तलाश होती थी तो अतीक अपने यूपी से बेरोजगार लड़कों को दाऊद के गैंग में शामिल होने का एंट्री पास थमाकर मुंबई भेजता था। अतीक के इन गुर्गों का कोई क्राइम रिकॉर्ड न होने की वजह से दाऊद के लिए अतीक के ये गुर्गे मुनाफे का सौदा साबित हुए। यहीं से अतीक और दाऊद के रिश्तों की नई पारी शुरू हुई। अतीक ने दाऊद को गुर्गों की सप्लाई की और डॉन का भरोसा जीत लिया। अतीक चाहता था कि वो बड़ा माफिया बने। इसके लिए उसे हथियारों की जरूरत थी और इस जरूरत को पूरा दाऊद ने किया और इस तरह अपराध की दुनिया में दोनों की खूब जमने लगी। अतीक को हथियार देना डी कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके लिए डी कंपनी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की हरी झंडी चाहिए थी। फिर आईएसआई के कहने पर डी कंपनी ने अतीक के गैंग को हथियारों की सप्लाई देना शुरू किया। अतीक को हथियारों की डिलीवरी में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का इस्तेमाल होने लगा। छोटा शकील के करीबी गुर्गे को जिम्मेदारी दी गई कि वो अतीक तक हथियार पहुंचाए। जैसे जैसे यूपी एसटीएफ अतीक को खंगाल रही है, वैसे वैसे अतीक के अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के नए चैप्टर खुल रहे हैं। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक
अबू सलीम से भी अतीक के संबंध 1997 से रहे। खुलासा यह कि अपने बेटे असद को छिपाने के लिए अतीक अहमद ने अबू सलीम से मदद मांगी थी और अबू सलीम के गुर्गों ने असद के पुणे में रुकने का इंतजाम भी कर रखा था। दाऊद और छोटा शकील से लेकर अबू सलीम तक गहरे कनेक्शन वाला अतीक अहमद अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना मकाम बना चुका था। उसे इंतजार था कि उस दिन का जिस दिन वो देश का सबसे बड़ा डॉन बन जाता, लेकिन उसे पता नहीं था उसका पाला अब योगी आदित्यनाथ से पड़ा है, जिनके राज में माफिया मिट्टी में मिल जाते हैं। लखनऊ से गौरव के साथ मुंबई से राकेश त्रिवेदी, टाइम्स नाउ भारत। बहरहाल इस बीच अतीक मामले में ताजा अपडेट आपको बता दें। आप कुछ ही देर पहले पुलिस ने अतीक और अशरफ की निशानदेही पर कुछ हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 पिस्टल बरामद किए। इसमें से एक विदेशी पिस्टल है जो अमेरिकन बताया जा रहा है और दूसरा देसी है। 58 कारतूस भी बरामद हुए, जिनमें से 5 कारतूस पाकिस्तान में बनाए गए थे। और कुछ देर पहले ही पुलिस अतीक और अशरफ को लेकर सबसे पहले प्रयागराज के पीपल गांव और झलवा पहुंची। अतीक और अशरफ को कसारी मसारी के जंगलों में भी लेकर पुलिस द्वारा जाया गया। कसारी मसारी इलाके में ही वो कब्रिस्तान भी है जहां आज अतीक के बेटे असद को दफनाया गया है, लेकिन अतीक और अशरफ को पुलिस वहां लेकर नहीं गई। आपको दिखाते हैं वहीं से एक खास रिपोर्ट। यहाँ पे आपको दिखाया कि कैसे जो है अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस की टीम जो है यहाँ पहुंची है। ये दोनों जो है वो गाड़ी से इस वक्त उतर रहे थे। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कैसे जो अतीक को जो है और अशरफ को लेकर पुलिस की टीम यहाँ पर दोबारा पहुंची है। कुछ देर पहले ही इन्हें सुराव से लेकर जो है निकली थी और अब जो है दोबारा वापस लेकर तस्वीरें आपको दिखाया कि थाने में अंदर लेकर जाया जा रहा। तो अतीक और अशरफ को जो है वो पुलिस लेकर गई थी और आज फिर एक बार उनके बरामदगी पर निशानदेही पर बरामदगी करने के लिए यहाँ पुलिस जो है वो अतीक और अशरफ को लेकर पहुंची हुई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कैसे पुलिस जो है दिन में पूछताछ करती है और रात को उन दोनों अतीक और अशरफ को लेकर निकलती है ताकि उनकी निशानदेही पर बरामदगी किया जा सके। तो माफिया अतीक के बेटे असद को आज मिट्टी में दफन कर दिया गया। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद को दफन करने के बाद पहली बार मीडिया का कैमरा उस कब्रिस्तान में पहुंचा और इसी कब्रिस्तान में असद के पूर्वजों को भी दफनाया गया है। असद को दफनाने के लिए उसके फूफा और कुछ और रिश्तेदार शामिल हुए। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर विद्यानाथ झा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कसारी मसारी कब्रिस्तान में। यहीं पर असद को सुपुर्द खाक किया गया है। 20 से 25 लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। फूफा जो लेने के लिए पहुंचे थे डेड बॉडी को, झांसी, वो मौजूद थे और इसके अलावा आसपास के कुछ लोग मौजूद थे। और अतीक अहमद जो पिता थे वो आना चाहते थे लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली, वो आ नहीं पाए। लेकिन अतीक अहमद ने ये जरूर कहा कि अल्लाह सब कुछ देख रहा होगा। दरअसल पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही है तो पुलिस को उसने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, इसलिए आप लोग मेरे बेटे को एक बार मुझे दिखा दीजिए, वीडियो कॉल करके दिखा दीजिए। लेकिन इसके बावजूद अतीक को उसके बेटे को नहीं दिखाया गया। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम कायदे होते हैं, कानून के तहत काम किया गया, लिहाजा अतीक को उसके बेटे का जो चेहरा था वो नहीं दिखाया गया। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वही कब्रिस्तान है जहां पर असद को दफनाया गया है, सुपुर्द खाक किया गया है और यहीं पर असद के जो पूर्वज थे उनको भी दफनाया गया। मतलब तमाम जो अतीक अहमद के परिवार के जो लोग हैं उनकी जब मृत्यु होती है तो इसी कब्रिस्तान में उनको दफनाया जाता है। हालांकि आपको पता होगा कि पुलिस तलाश कर रही थी, लगातार असद को ढूंढ रही थी, 5 लाख का इनाम उस पर घोषित था और अंततः जब असद ने ना तो सरेंडर किया और ना ही पुलिस के सामने वो आया तो एसटीएफ की तरफ से उसे पकड़ने की कोशिश की गई और अंततः जब एसटीएफ के सामने उसने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस के जवानों ने गोली चलाई, काउंटर फायर किया गया जिसमें असद की मौत हो गई। एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में असद अपने दोस्त गुलाम के साथ मारा गया है। लेकिन अब पूरा परिवार तहस नहस है। अतीक का जो पूरा परिवार है वो लगभग मिट्टी में मिल चुका है, ऐसा अतीक भी मानता है। लेकिन बार बार उसके गुर्राने और उसके भड़कने की भी खबर आती है, तो ऐसा लगता है कि अतीक जैसे अय्यार की तरह बिहेव करता हो, बहरूपिये की तरह बिहेव करता हो, क्योंकि अतीक को पता है कि अब उसके परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो कोई सवाल उठा सकता है या फिर अगर अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए वो लड़ सकता है, क्योंकि परिवार के कुछ लोग फरार हैं और परिवार के कुछ लोग जेल के भीतर बंद हैं और एक एक करके अतीक के गुनाहों की जो कुंडली है वो खुलती जा रही है।
विद्यानाथ झा, प्रयागराज, टाइम्स नाउ नवभारत।